Hello students, I am Savita Gupta, language instructor. Welcome in Learn with Savita. इस वीडियो में हम ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बैंक को लेकर के आ रहे हैं जिसमें क्वेश्चन आंसर और उनके हिंदी अनुवाद दिए गए हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पार्ट 1 में आपके इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो के 3 चैप्टर द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग और द रैट ट्रैप के क्वेश्चन आंसर को कवर किया गया है। शेष 3 लेसन जो है अगले वीडियो पार्ट 2 में कवर किया गया है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की ओर। तो क्वेश्चन आंसर जो कि द लास्ट लेसन से है, ऊपर हेडिंग डला हुआ है, What was French expected to be prepared with for school that day? तो उस दिन स्कूल में क्या तैयारी करके आने की अपेक्षा फ्रेंच से की जा रही थी। French was expected to be prepared for a lesson on participles in grammar. तो फ्रेंच से ये अपेक्षा की जा रही थी कि वो ग्रामर में पार्टिसिपल के ऊपर एक लेसन तैयार करके स्कूल में उपस्थित हो। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। तो उस दिन जो स्कूल में कुछ उसने नोटिस किया कि कुछ अनयूजुअल सा है, कुछ असामान्य सा है आज स्कूल में। तो ऐसी क्या चीज़ थी जो उसे अनयूजुअल लगी थी। एट द फर्स्ट प्लेस ही नोटिस्ड दैट द स्कूल वॉज अनयूजुअली क्वाइट। तो सबसे पहले तो उसने ये नोटिस किया कि स्कूल आज असामान्य रूप से बिल्कुल शांत है। कोई हौच पौच नहीं हो रहा है, कोई शोरगुल नहीं हो रहा, बच्चे शोरगुल कर रहे हैं, ना टीचर्स कुछ चिल्ला रहे हैं, बिल्कुल शांति है। सेकंड, हिज टीचर मिस एम हेमेल हैड वोर्न हिज सेरेमोनियल ड्रेस। और उसके जो टीचर थे वो सेरेमोनियल ड्रेस पहन करके आए थे जो वो ख़ास अवसरों पर ही पहनते थे, यानी कि इसका मतलब ये था कि आज कुछ खास दिन है। एंड थर्ड, और तीसरी जगह जो उसने तीसरी चीज़ उसने जो नोटिस की अनयूजुअल, द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द लास्ट बेंच। स्कूल में क्लास के लास्ट बेंच पर बच्चे ही नहीं बल्कि गांव के बड़े और बुज़ुर्ग लोग भी आए हुए थे और वो पीछे की सीट पर बैठे हुए थे, उन सीटों पर जो अक्सर खाली रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। फ्रेंड्स जब घर से स्कूल की तरफ आ रहा था तो रास्ते में बुलेटिन बोर्ड जो टाउन हॉल के पास लगा हुआ था तो वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तो वहाँ ऐसा उस बुलेटिन बोर्ड पर क्या था जिसके कारण वहाँ भीड़ लगी थी। तो क्या नोटिस डाली गई थी बुलेटिन बोर्ड पर। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से एक ऑर्डर आया हुआ था दैट हैड पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और वही बुलेटिन बोर्ड पर लगा था, उसी को पढ़ने के लिए लोग वहाँ भीड़ लगाए थे। तो क्या था इस नोटिस में, इस ऑर्डर में। इट स्टेटेड दैट ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट टू द स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंस। तो उसमें उस ऑर्डर के अनुसार एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में अब केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमेल एंड स्कूल चेंज। तो फ्रेंच की भावनाएं अपने टीचर एम हेमेल और स्कूल के प्रति कैसे बदली। वो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं करता था और एम हेमेल जो कि एक बहुत सख्त टाइप के टीचर थे वो उन्हें भी नहीं पसंद करता था। लेकिन आज अचानक उसकी भावनाएं बदल गईं। क्यों बदली, कैसे बदली। आंसर है इसका, ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन। तो
तो फर्स्ट प्लेस पर जो बात है वो ये कि उसे ये बहुत बुरा लग रहा था ये सोच करके कि अब उसके स्कूल में जर्मन पढ़ाई जाएगी, उसकी अपनी फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। तो ये जान करके उसे बहुत दुख हुआ कि जब समय था तब उसने अपने फ्रेंच लेसन्स पर ध्यान क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं सीखा। दूसरी चीज़ ये, हिज बुक्स सीम टू बी हिज ओल्ड फ्रेंड। उसे किताबों से बहुत नफ़रत थी, लेकिन आज अपनी जो किताबें थीं वो उसे ऐसी लग रही थी कि जैसे उसकी पुरानी मित्र हैं। ज़ोर से उसने किताबों को पकड़ लिया था। ही स्टार्टेड लाइकिंग हिज टीचर एम हेमल। इतना ही नहीं, एम हेमल जो कि बहुत सख्त किस्म के टीचर थे, अचानक उसके प्रति भी उसकी दृष्टि बदल गई और उसे लगने लगा कि एम हेमल बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। ये जो लेसन है द लास्ट लेसन, इसके ऑथर कौन है? इनके ऑथर हैं अल्फोंस डुडे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कवर किया गया है वो अगले लेसन लास्ट स्प्रिंग से किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ लास्ट स्प्रिंग। तो लास्ट स्प्रिंग के ऑथर कौन है? एनिस जंग इज़ द ऑथर ऑफ लास्ट स्प्रिंग। तो एनिस जंग इस लास्ट स्प्रिंग की ऑथर हैं। व्हाट इज़ साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप। गार्बेज डंप यानी कि कचरे का ढेर। तो साहेब कचरे की ढेर में से क्या ढूंढता रहता था? दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, वेयर हैज़ ही कम फ्रॉम, और वो कहाँ से आया था। ठीक है, तो साहेब कौन है? साहेब एक लड़का है, एक रैक पिकर है जो कचरे से सामान ढूंढता रहता था। आंसर इसका, साहेब इज़ लुकिंग फॉर कॉइन्स, नोट्स एंड एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स इन द गार्बेज डंप। तो साहेब जो कि एक रैक पिकर था, तो वो क्या करता था? कचरे के ढेर में से इधर उधर से ढूंढता रहता था कुछ सामान। कभी सिक्के ढूंढता था, कभी उसमें से नोट मिल जाते थे, और कभी कभी कुछ ऐसे यूज़फुल सामान लोहे के, पीतल के मिल जाते थे इस गार्बेज डैम्प से। तो यूज़फुल इन द सेंस कि उन चीज़ों को ले जा कर के वो कबाड़ी को बेच देता था और उसके बदले में उसको पैसे मिल जाते थे। ठीक है, तो कहाँ से आया था और कहाँ रह रहा था? साहेब एंड हिज फैमिली हैव माइग्रेटेड टू सीमापुरी फ्रॉम देयर नेटिव विलेज इन ढाका, बांग्लादेश। तो साहेब जो लड़का था और उसकी फैमिली बांग्लादेश के ढाका के एक गांव में रहते थे, वहाँ उनका नेटिव विलेज था, और वो वहाँ से माइग्रेट होकर के सीमापुरी आके बस गए थे। सीमापुरी कहाँ था? दिल्ली के बाहरी इलाके में बना हुआ एक स्लम एरिया था, वहाँ आकर के ये रहने लगे थे। नेक्स्ट है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट बेयरिंग फुटवेयर। ऑथर को क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया कि वो चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं, नंगे पाँव क्यों रहते हैं? तो सम चिल्ड्रेन एडमिटेड दैट दे कुडंट अफोर्ड फुटवेयर। कुछ बच्चों ने तो ये स्वीकार किया कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो चप्पल जैसी चीज़ को खरीद सकें। एंड अदर्स सेड दैट इट वॉज देयर ट्रेडिशन टू रिमेन बेयरफुट। जबकि कुछ बच्चों ने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि ये उनका ट्रेडिशन है, ये उनका रिवाज है कि वो नंगे पैर रहें, इसलिए वो नंगे पैर रहते हैं। What makes the city of फिरोज़ाबाद famous? फिरोज़ाबाद किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स ग्लास बैंगल्स। ग्लास बैंगल्स यानी कि कांच की चूड़ियों के लिए फिरोज़ाबाद बहुत फेमस है। इट्स द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज़। ग्लास ब्लोइंग, कांच के सामान बनाने के उद्योग का ये भारत में एक बहुत बड़ा सेंटर है फिरोज़ाबाद। मेंशन द हैज़र्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज़। तो ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर्स काम करते हैं उनके स्वास्थ्य पर
क्या एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या हैज़ार्डस इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला जो इफ़ेक्ट पड़ता है, एक्सपोज़र टू एक्सट्रीम हीट। बहुत अधिक तेज़ तापमान वहाँ पर होता है और उस तापमान में काम करना पड़ता है, जो इनके हेल्थ को प्रभावित करता है। सेकंड है, डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स कॉजेज ब्लाइंडनेस। जब ये कांच के सामान पर कांच के डस्ट की पॉलिश करते हैं तो उस समय उड़ने वाली जो कांच की धूल हैं वो इनके आँखों में पड़ती है और जिसके कारण इनको ब्लाइंडनेस होने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, वेल्डिंग ऑफ ग्लास डैमेजेस द आइज़। जब वो वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग यानी कि तेज टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी से क्या करना, उसको कांच के दो पीसेस को जोड़ना। तो ये जब वेल्डिंग करते हैं ग्लास की तो तेज़ निकलने वाली रोशनी या चमक से भी आँखें इनकी प्रभावित होती हैं। देन वर्किंग इन डिंगी सेल्स विच हैव नो लाइट एंड ऑक्सीजन, है ना। डिंगी सेल्स, छोटे से गंदे से कमरे में ये ढेर सारे लोग इकट्ठे होकर काम करते हैं और एक ऐसा कमरा जहाँ ना प्रॉपर लाइट है और ना बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन है, ऑक्सीजन आने जाने का साधन है। तो ये सब डेंजरस कंडीशन है जिस कंडीशन में ग्लास बेंगल इंडस्ट्री से जुड़े वर्कर्स काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज गार्बेज मीन फॉर द एल्डर्स एंड चिल्ड्रेन इन सीमापुरी। ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो गार्बेज यानी कचरा सीमापुरी में रहने वाले जो लोग हैं उनमें बड़ों के लिए क्या मायने रखता है और बच्चों के लिए क्या मायने रखता है। गार्बेज टू द एल्डर इज़ गोल्ड। ठीक है, गार्बेज जो कचरे का ढेर जो है बड़ों के लिए सोने के समान है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, रूफ ओवर देयर हेड। तो गोल्ड कैसे है कि इनमें से वो लोहे के, पीतल के या प्लास्टिक के सामान निकाल लेते हैं और निकाल करके कबाड़ी को बेच देते हैं और फिर उससे उनको पैसे मिल जाते हैं और यही पैसे इनके ब्रेड का, डेली ब्रेड का, रोज़ के खाना खाने का और सिर के ऊपर छत का वजह बनता है। इस कारण से गार्बेज उनके लिए गोल्ड के जैसा है। बट फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ समथिंग रैप्ड इन वंडर। लेकिन बच्चों के लिए ये एक बड़ी रहस्यमय, आश्चर्य भरी दुनिया है क्योंकि इनमें इनको कॉइन्स भी मिल जाते हैं, नोट भी मिल जाता है, खिलौने भी मिल जाते हैं, प्लास्टिक के सामान जो दूसरों के लिए बेकार हैं लेकिन उनके लिए खेल के सामान हैं, ये सब चीज़ें उनको मिल जाते हैं। What forces conspire to keep the workers in the Bengal industry of Firozabad in poverty? तो फिरोज़ाबाद के चूड़ी उद्योग में ऐसा क्या था जो वहाँ के मज़दूरों को गरीबी में रखे हुए था। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। द अनफेवरेबल सोशल एंड लीगल सिस्टम, ठीक है, जो वहाँ के जो प्रतिकूल सामाजिक और कानूनी व्यवस्थाएं हैं, डिसेप्टिव मिडिलमैन और जो धोखेबाज बिचौलिए हैं, एंड देयर ओन सैड डेस्टिनीज कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोज़ाबाद इन परपेचुअल पॉवर्टी। और कुछ तो उनकी खुद की नियति फिरोज़ाबाद के चूड़ी उद्योग से जुड़े वर्कर्स को हमेशा गरीबी में बनाए रखते हैं। वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। बाल श्रम को क्यों समाप्त किया जाना चाहिए और कैसे। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू लिव फ्रीली। हर बच्चे को उन्मुक्त जीवन जीने का हक है। एन्जॉय हिज चाइल्डहुड एंड गेट एन एजुकेशन। उन्हें अपने बचपन को एन्जॉय करने और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी है। देयर इज़
ऑलरेडी ए लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल श्रम के खिलाफ पहले से ही कानून बना हुआ है। नाउ इट इज़ फॉर द सोसाइटी टू इम्प्लीमेंट दिस लॉ स्ट्रिक्टली। अब ये समाज की जिम्मेदारी है कि वो इस कानून को सख्ती से लागू करे। वाई कुड द बेंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन ए कोऑपरेटिव? बेंगल मेकर जो हैं वो अपने आप को एक कोऑपरेटिव में क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर पाते हैं? ये जो क्वेश्चन है ये 2012 में पूछा गया है। द बेंगल मेकर्स कुडंट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ए कोऑपरेटिव। वे अपने आप को एक कोऑपरेटिव में इसलिए नहीं संगठित कर पाते हैं बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन द विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, मिडिलमैन, policemen, bureaucrats and politicians who exploited them। क्योंकि वो साहूकार, बिचौलिए, पुलिस वाले, अधिकारी, राजनीतिज्ञ, इनके एक बहुत ही ख़तरनाक जाल में ये फंसे हुए हैं। If they tried to organize themselves, they would be beaten by the police and put in jail। और अगर वो ऐसा कुछ करने के लिए कुछ कोशिश भी करते हैं तो चूँकि पुलिस वाले भी इसमें इन्वॉल्व हैं तो पुलिस वाले उनको पकड़ते हैं, कुछ तो भी केस लगा करके उनके साथ मारपीट करते हैं और उन्हें जेल में डाल देते हैं। तो इस कारण वो डरे रहते हैं और अपने आप को कोऑपरेटिव के रूप में ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। What is the misadventure that William Douglas speak about? अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है थर्ड लेसन डीप वाटर का। तो वो कौन सा मिस एडवेंचर था जिसके बारे में डगलस बात कर रहे हैं? The author at the age of 10 or 11 was picked up and thrown into the swimming pool of YMCA by a bruisers। तो जब ऑथर 10 या 11 साल के थे वो YMCA के एक स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखने के लिए जाते थे। तो एक बार वो अकेले वहाँ बैठे थे और एक लंबा चौड़ा सा लड़का आया और उसने उसको उठा करके स्विमिंग पूल के गहरे वाले हिस्से में फेंक दिया था, जस्ट मजाक में, क्योंकि उसे ये नहीं मालूम था कि इस बच्चे को तैरना नहीं आता है। At that time the author did not know how to swim and was about to drown। उस समय ऑथर नहीं जानता था कि कैसे तैरा जाता है, तैरना भी वो सीख रहा था, तो वो लगभग वो डूबने वाला था। तो यही वो मिस एडवेंचर था जिसके बारे में विलियम डगलस बात कर रहे हैं। Which two incidents in Douglas' early life made him scared of water? Scared of water, पानी के प्रति भय। तो बचपन में विलियम डगलस के साथ कौन सी 2 घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से उनके मन में पानी के प्रति भय बैठ गया। Once Douglas' father took him to the beach in California। एक बार डगलस जब 4 या 5 साल के थे तो उनके पिता उनको ले करके कैलिफोर्निया के बीच पर गए थे। बीच यानी समुद्र का किनारा। वेयर ही वॉज नॉक डाउन बाई स्ट्रॉन्ग वेव्स एंड गॉट ब्रीथलेस। तो होता ये है कि अपने पिता का हाथ पकड़ करके ये लहरों के बीच में चल रहे थे। अचानक एक तेज़ लहर आती है। चूँकि ये छोटे बच्चे थे तो उस तेज़ लहर के कारण वो पानी में गिर जाते हैं। पूरी की पूरी लहर उनके ऊपर से निकल जाती है और इनकी सांस रुकने लगती है। तो ये पहली घटना थी जिसके कारण पानी के प्रति डर उनके मन में बैठा। और दूसरी घटना, ए बॉय टोस्ड डगलस इनटू द डीप एंड ऑफ द YMCA पूल। ठीक है, तो एक वो घटना जब YMCA में पूल में ये स्विमिंग सीख रहे थे तो एक लड़के ने इनको उठा करके पानी के गहरे वाले हिस्से में फेंक दिया था। ही ट्राइड हार्ड टू कम आउट ऑफ इट बट फेल अनकॉन्शियस आफ्टर सम टाइम। बहुत इनको तैरना तो आता नहीं था, भगवान जाने कैसे ये पानी से बाहर निकले और थोड़ी समय के बाद फिर ये बेहोश हो गए।
When Douglas realized that he was sinking, how did he plan to save himself? जब डगलस ने ये रियलाइज़ किया कि वो डूब रहे हैं, तो उस समय उन्होंने अपने आप को बचाने का क्या प्रयास किया? When Douglas realized that he was sinking, जब विलियम डगलस 10-11 साल के थे, पूल के किनारे अकेले बैठे हुए थे, तो एक बड़े से लड़के ने आकर के इन्हें उठाया और पूल के जो डीपर एंड था, गहरा वाला हिस्सा था, उसमें फेंक दिया था। तो चूँकि इनको तैरना नहीं आता था, तो ये पानी के अंदर जाने लगे, सिंक करने लगे, डूबने लगे। और डूबते समय इनका जो माइंड एक्टिव था, वो सोच रहा था, ही थॉट, उसने सोचा दैट व्हेन हिज फीट वुड हिट द बॉटम, कि जैसे ये पूल के बिल्कुल तली में पहुँचेंगे, ही वुड मेक ए बिग जंप, वो अपने पैरों को ज़मीन पे टिका करके एक ज़ोरदार जंप मारेंगे, कम टू द सरफेस एंड लाई फ्लैट ऑन इट, और इस जंप के कारण वो ऊपर पानी के सरफेस पर आ जाएंगे, पानी की सरफेस पे लेट जाएंगे। देन ही वुड ईज़िली पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और फिर वो हाथ पैर चलाते हुए तैरते हुए पूल के किनारे आ जाएंगे। तैरना तो आता नहीं था, ये सिर्फ वो सोच रहे थे। हाउ डिड दिस इंसिडेंट अफेक्ट हिम, इस घटना का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? द नियर डेथ एक्सपीरियंस of drowning had a strong impact on his psychology. डूबते समय मृत्यु के साक्षात अनुभव ने उनके ऊपर बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाला। A haunting fear of water took control over him. पानी के प्रति एक भयानक डर ने उनके मन और मस्तिष्क को नियंत्रित कर लिया था। He was deprived of enjoying एनी वाटर रिलेटेड एक्टिविटी, जिस कारण वो अब पानी जहाँ इकट्ठा हो उस जगह से वो डरने लगे थे, और पानी से संबंधित किसी भी गतिविधि का आनंद लेने से ये वंचित हो गए थे। Why was Douglas determined to get over his fear of water? डगलस ने उनके पानी के प्रति डर को ख़त्म करने का निश्चय क्यों किया? डगलस वॉन्टेड टू लीव हिज लाइफ टू फुलेस्ट। डगलस अपने जीवन का पूरा आनंद लेना चाह रहे थे, लेकिन उनके आनंद का एक हिस्सा जो पानी से रिलेटेड था वो नहीं ले पा रहे थे अपने डर के कारण। बट दिस फियर रूइंड ऑल हिज फिशिंग ट्रिप, लेकिन उनके इस डर के कारण उनकी फिशिंग ट्रिप, जो उनका फेवरेट हॉबी था, ये पूरा बर्बाद हो गया था। वो पानी से डरने लगे थे। ही कुडेंट एंजॉय एनी वाटर स्पोर्ट्स लाइक कैनोइंग, फिशिंग और स्विमिंग। कैनोइंग, फिशिंग और स्विमिंग, तो पानी से रिलेटेड किसी भी गतिविधि, चाहे वो कैनोइंग है, कैनोइंग यानी नौकायन, छोटी नौका जिसमें बैठ करके पानी के ऊपर जाते हैं, एंजॉय करते हैं, या स्विमिंग हो या फिशिंग करना हो, ये किसी भी चीज़ का आनंद अपने इस पानी के डर के कारण नहीं ले पा रहे थे। सो ही डिटरमिन्ड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तब उन्होंने ये निश्चय किया कि वो पानी के प्रति अपने इस डर को ज़रूर ख़त्म करेंगे। हाउ डिड द स्विमिंग इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस? तो इस डर को ख़त्म करने के लिए, पानी के प्रति अपने डर को ख़त्म करने के लिए डगलस ने सोचा कि वो स्विमिंग सीख लेंगे, और स्विमिंग सीखने के लिए उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को, एक प्रशिक्षक को अपने साथ रखा। तो उस प्रशिक्षक ने डगलस को किस तरह से स्विमर बनाया, ठीक है। द इंस्ट्रक्टर अडॉप्टेड ए सिस्टमेटिक मेथड टू टर्न डगलस इनटू ए स्विमर। प्रशिक्षक ने डगलस को कुशल तैराक बनाने के लिए एक व्यवस्थित तरीका अपनाया। ही फर्स्ट मेड डगलस शेड हिज इनिशियल फियर ऑफ वाटर।
by making him cross a pool suspended by a rope attached to a pulley. तो पानी के प्रति उनके प्रारंभिक डर को दूर करने के लिए क्या किया डगलस ने? पुली से जुड़ी हुई एक रस्सी से उसने स्विमिंग पूल को बार बार क्रॉस करवाया, यानी कि उसे छोड़ा नहीं बल्कि एक रस्सी से जो पुली से अटैच्ड थी उससे लगा करके स्विमिंग पूल को आर पार तैरना सिखाया. देन ही टॉट हिम टू ब्रीथ वाइल स्विमिंग, और फिर तैराकी के दौरान सांस लेना सिखाया कि जब सिर बाहर हो जब सांस ले और जब सिर अंदर हो तो सांस रोके रहें. एंड फाइनली द लेग मूवमेंट्स एंड अदर स्ट्रोक्स, और इसके बाद उन्होंने ये सिखाया कि पानी में पैरों को कैसे चलाएं. और जब इतना सीख लिया उन्होंने तब उन्होंने सिखाया तरह तरह के स्ट्रोक जो कि तैराकी से संबंधित थे. हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्क्वर्ड द ओल्ड टेरर? ठीक है, तो अपने इस इंस्ट्रक्टर की बदौलत विलियम डगलस एक तैराक बन गए, लेकिन फिर भी उनके मन में कहीं ना कहीं शंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पानी में उतरूं और मेरे अंदर का पानी का डर फिर उभर आए. तो इस चीज़ को कैसे उन्होंने श्योर किया कि उनका डर पूरी तरह खत्म हो गया है? डगलस वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द स्विमिंग प्रैक्टिस. डगलस ने तैरना तो सीख लिया पर अपनी स्विमिंग की इस प्रैक्टिस से पूरी तरह वो संतुष्ट नहीं थे. सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर. ठीक है, तो इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए वो न्यू हैम्पशायर के लेक वेंटवर्थ की ओर गए. डाइव्ड इन एंड swam 2 miles across the lake to Stamped Island. उन्होंने वहाँ डुबकी लगाई और 2 मील की दूरी तक तैरकर स्टैम्पेड आइलैंड तक गए. He also swam across Warm Lake to the other shore and back to make sure that he had conquered his fear of water. तो इसके अलावा उन्होंने ये किया कि वॉर्म लेक के दूसरी छोर तक वो तैर करके गए और फिर वापस आए. और इस दौरान एक बार हल्का सा उन्हें डर तो लगा था, लेकिन उन्होंने इस तरह से सुनिश्चित कर लिया कि पानी के प्रति डर पर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया है. What lesson did Douglas learn when he got rid of his fear of water? ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा. ठीक है, तो वो कौन सा सबक डगलस ने सीखा जब उन्होंने अपने डर पर, पानी के प्रति अपने डर पर विजय प्राप्त कर लिया? After getting rid of his fear of water, Douglas realized पानी के प्रति अपने इस डर पर विजय प्राप्त करके डगलस ने जाना that what one has to fear is fear itself. देखिए अंडरलाइन और बोल्ड लेटर में है ये वर्ड, है नहीं? तो डगलस ने ये जाना कि व्यक्ति को सिर्फ अपने डर से ही डरना चाहिए और किसी चीज़ से नहीं डरना चाहिए. एंड इफ़ ही इज़ एबल टू ओवरकम फियर, अगर वो अपने डर पर काबू पाने में सफल हो गया, ही कैन अचीव एनीथिंग ही वांट्स. तो अपने जीवन में वो जो चाहता है वो प्राप्त कर सकता है. डगलस हैज़ एक्सपीरियंस्ड द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस. डगलस ने साक्षात मृत्यु का अनुभव किया था और इससे पैदा होने वाले भय को भी महसूस किया था जब वो पूल में डूब रहा था. बट द विल टू लिव ब्रशेस असाइड ऑल द फियर, है ना? ब्रशेस असाइड ऑल द फियर्स. लेकिन जीवन जीने की प्रबल इच्छा भय को दूर कर देता है. मतलब जीवन जब दांव पर लगा हो तो व्यक्ति
कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। इनफैक्ट ऑल आवर टेरर एंड फियर्स आर साइकोलॉजिकल एंड कैन बी वोन ओवर। ठीक है, वास्तव में भय और आतंक ये मनोवैज्ञानिक होते हैं और इन्हें आसानी से जीता जा सकता है। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन डीप वाटर? डीप वाटर इस लेसन के ऑथर कौन है? बार बार इनका नाम आया हुआ है। विलियम डगलस इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन डीप वाटर। तो विलियम डगलस इस लेसन डीप वाटर के ऑथर हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का एक क्वेश्चन बैंक जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।